तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं आप लोगों से बात करूंगा आप लोग के फ्यूचर के हवाले से। तो आज का जो सेशन है वो कैरियर काउंसलिंग सेमिनार की तरह से एक सेशन है जो मैं आप लोग के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। और इसमें कुछ बातें मैं आपसे करूंगा कि किस तरीके से अब आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी है, क्योंकि आप तमाम लोग को इस बात का आइडिया होगा कि आप लोगों के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों ने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दिया। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स के पेपर बाकी हैं, बॉटनी और जोलॉजी का पेपर बाकी है, लेकिन उनके भी एग्ज़ाम्स तकरीबन ख़त्म ही हो चुके। अब जो एग्ज़ाम्स बाकी हैं वो तो आप लोग की अब किस्मत है कि आप लोग के पास लॉकडाउन हो गया और आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन अब आपको इसके इंतज़ार में नहीं रहना। देखो, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया, नर्सरी से आप लोग ने एडमिशन लिया, तो आप लोग का मकसद था क्या? आप लोग का मकसद था कि मैट्रिक कर लिया जाए, मैट्रिक करने के बाद फिर इंटर किया जाए। आप लोग का जो बचपन में एम था वो था कि आपको या तो इंजीनियर बनना था या आपको डॉक्टर बनना था। तो आपके लिए जो आपकी मंजिल है वो मंजिल अभी बाकी है, क्योंकि देखो आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ, अभी तो जस्ट आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, अभी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको फ्यूचर में पढ़ना क्या है। इस बात को बेटा अब समझना पड़ेगा, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपके पास अभी तक का जो आपके पास आपका क्राइटेरिया था इंटर में वो बड़ा आसान था। आपको पूरा साल मिलता तैयारी करने के लिए, आप पूरा साल तैयारी करते और आपके जो भी सब्जेक्ट थे आपने उनकी अच्छे से तैयारी करी, आपने पेपर दिए। लेकिन अब आपका जो बैरियर नज़र आ रहा है वो बैरियर है अब आपका एंट्री टेस्ट। मतलब अब आपको जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ का आपको एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा। एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरीके से की जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, पूरा कोर्स कैसे पढ़ना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, सारी बातें मैं आपसे करूँगा। देखो, आपने आपके पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अब एडमिशन्स आ रहे हैं, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 50% आपका इंटर का रिजल्ट काउंट कर रही हैं और 50% आपका टेस्ट स्कोर काउंट करेंगी। मतलब आपके इंटर में अगर अच्छे नंबर आ भी गए तो आपको टेस्ट स्कोर में अच्छे नंबर लेने ताकि वो आपको एडमिशन मिल सके। अब किस किस यूनिवर्सिटीज़ की डेट आ चुकी हैं, फॉर्म का तरीक़ेकार क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो हर तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने। बचपन से आप तमाम लोगों का बेटा एम होगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बनना है। जैसे ये शख्स मेरे सामने एक नज़र आ रहा, इसका नाम मैंने रखा मिस्टर एच, मैंने अपने ऊपर नाम रखा अली हमज़ा। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपको भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे। किसी ने कहा होगा कि आप इंजीनियर बन जाइए, किसी ने आपको कहा कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर किसी ने आपको मशवरा दिया होगा कि आप सीए या एमबीए कर लीजिए, या आपका इरादा होगा कि आप कोई बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो आप अपना चिप्स का ठेला लगा लो, उसमें से भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे ही कमाना है तो। अब ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास थे कि आप क्या क्या कर सकते थे। अब आप इसमें से किसी ने आपको मशवरा दिया, या आपके घर वालों में से आपके पेरेंट्स का एम था कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ेगा लिखेगा और वो इंजीनियर बनेगा, आपने इंजीनियर सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, इंजीनियर बनने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब सवाल जहन में आया, सर इंजीनियर तो हमें बनना है, इंजीनियर हम बनना चाहते हैं, हमारा एम है, लेकिन सर ये इंजीनियर हम बनेंगे कैसे, इंजीनियरिंग की कहाँ से करें हम इंजीनियरिंग। कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे, कौन से ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। अब जो ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे, मैंने कुछ ऑप्शंस आपके सामने लिखे, नर्स, एनईडी, फॉस यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, या फिर एसएमआईयू। कुछ ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अच्छे खासे ऑप्शन पता होंगे। अब इसमें से भी कोई अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, नर्स जाओ, एनईडी, फॉस, दाऊद या एसएमआईयू, जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हो। सपोज़ करो, लेट्स सपोज मैंने एनईडी सेलेक्ट किया। अब एनईडी तक पहुंचने के लिए आपके पास जो डिफ़िकल्टी है बेटा, वो डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। वो डिफ़िकल्टी क्या है, वो डिफ़िकल्टी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेटा, ये डिफ़िकल्टी है कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको एंट्री टेस्ट देना होगा। एंट्री टेस्ट की तैयारी, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, मैं आप पूरा एक बैकग्राउंड आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको कहानी समझ में आए कि कहानी अब आपके लिए है क्या। कि आपको एंट्री टेस्ट अगर देना है तो एंट्री टेस्ट आपको किस तरीके से देना है, वहाँ आपके लिए क्या डिफ़िकल्टीज अब आने वाली हैं, किस तरीके से आप उनको हैंडल करोगे, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों की आपसे बात करूँगा। अब आप एंट्री टेस्ट की बेटा अगर तैयारी करने के लिए सोचोगे कि एंट्री टेस्ट अगर मुझे देना है, तो एंट्री टेस्ट देने में सबसे पहले जो डिफ़िकल्टीज़ आपके पास आएंगी उनको शेयर करते हैं। सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी अब आपके पास आ रही है वो एमसीक्यूज़ की आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने चूँकि इस साल रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पेपर दिए हैं तो हमने एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी है। लेकिन मैं आपका टीचर हूँ, मुझे आपके बारे में पता है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की कितनी तैयारी की है, आप लोग को एमसीक्यूज़ कितने आते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 आपके मेन सब्जेक्ट थे, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया है कि आप लोग की एमसीक्यूज़ की तैयारी कितनी अच्छी है। हमारी आदत ये होती थी एमसीक्यूज़ अगर आपके सामने आ रहे हैं तो हम तुक्के लगा सकते थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कोई भी तुक्का हम लगा सकते हैं। तो अब ये आपके पास डिफ़िकल्टी है। सेकंड बात ये बेटा, आपने जो एमसीक्यूज़ पढ़े, इस साल जो आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करी, वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से करी, जबकि एनईडी का जो एंटी टेस्ट होने वाला है, एनईडी ने कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाई। एनईडी की कोई पॉलिसी नहीं है बेटा कि वो रिड्यूस सिलेबस से आपका टेस्ट लेगी। एनईडी ये कह रही है कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फिजिक्स पूरा का पूरा मुझे टेस्ट में कंडक्ट करना है। सेकंड, ये आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करी बेटा, एमसीक्यूज़ की तैयारी तो करी, लेकिन वो तो आपने सिर्फ सेकंड ईयर के एमसीक्यूज़ की तैयारी करी। फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ आपने कब पढ़े? और फर्स्ट ईयर के तो मेजॉरिटी लोगों को सिलेबस भी याद नहीं होगा, फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स ही याद नहीं होंगे, चैप्टर्स कौन कौन से थे। तो बेटा एंटी टेस्ट में सबसे पहली जो डिफिकल्टी आप फेस करने वाले हो वो एमसीक्यूज़ की है, कि एमसीक्यूज़ को किस तरीके से मैनेज किया जाए, एमसीक्यूज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाए। एमसीक्यूज़ के बाद बेटा अब जो सेकंड डिफिकल्टी आपके पास आने वाली है एंटी टेस्ट के अंदर, वो आने वाली है बेटा टाइम मैनेजमेंट। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, उस टाइम को आप किस तरीके से मैनेज करोगे। सेकंड बात अब आपके लिए ये आ रही है कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से हैंडल किया जाए। देखो, आप लोग को टेस्ट देते हो, पेपर दिया आप लोगों ने, पेपर में आपको एमसीक्यूज़ 7 मिल गए, एमसीक्यूज़ सॉल्व करने का टाइम मिला, पूरे 2 घंटे का पेपर है, आपको एमसीक्यूज़ का पेपर आपके पास ही मौजूद था कि आपको जब दिल चाहे आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया और उसका आंसर निकाल लिया। लेकिन जब आप एनईडी का टेस्ट देने जाओगे या मेडिकल का टेस्ट देने जाओगे, तो वहाँ एमसीक्यू, ईच एमसीक्यू मतलब हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो आपके पास टाइम है वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। उस 1 मिनट में उन एमसीक्यूज़ को आपको सॉल्व करना है। तो अब आपके लिए देखो डिफ़िकल्टीज़ जो है, मैं डिफ़िकल्टीज़ आपको बता रहा हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है, उसको ओवरकम कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको डिफ़िकल्टीज़ बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ को हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट के बाद अगली जो प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है बेटा, ये अगली प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी देने हैं, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ भी आएंगे, सेकंड ईयर के एमसीक्यूज़ भी आएंगे। अभी आप पूरा साल तैयारी कर आए, पूरे साल आपने तैयारी करी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फिजिक्स की, सेकंड ईयर मैथ्स की, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की, लेकिन अब आपके पास ये सारे के सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के भी आ रहे हैं और सेकंड ईयर के भी आ रहे हैं, और साथ साथ इंग्लिश भी शामिल होगी। बेटा 3 डिफिकल्टीज़ मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर करी, एमसीक्यूज़, टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, दोनों चीज़ों को आपको डील करना है। फोर्थ जो आपके सामने डिफिकल्टी आने वाली है, वो डिफिकल्टी आने वाली है फ्यूचर। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है बेटा कि जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली जिसमें फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है। आप चाहो तो आपकी अगर सिर्फ 50% भी है तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी भी मिल जाएंगी जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे यूनिवर्सिटीज़ इन कराची, कभी अगर यूनिवर्सिटी ना बताओ ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप गूगल कीजिए, गूगल पे लिखिए यूनिवर्सिटीज़ इन कराची, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनको शायद लोग जानते भी ना हो। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी जिसमें आपका फ्यूचर भी सेफ रहे, आपको फ्यूचर का भी ख्याल करना है। फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, वो होने वाली है फाइनेंस की, कि ऐसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है जिसका फीस क्राइटेरिया भी कम हो। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी जानता हूँ, अब मैं यूनिवर्सिटी अगर आपसे शेयर करूँ, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, हबीब यूनिवर्सिटी है। हबीब यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सेमेस्टर फीस, यानी 6 महीने की जो फीस है वो 6 लाख रुपीज़ है, यानी 1 ईयर की फ़ीस 12 लाख रुपीज़, और 4 साल अगर आप पढ़ोगे तो 48 लाख रुपीज़ आपको पे करनी है। और ये कराची में गुलिस्तान जौहर के अंदर ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो ये मैं कोई आपसे कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं, मैं ऐसी हवा मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये रियलिटी में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो इतनी फ़ीस भी आपसे चार्ज कर रही हैं। लेकिन आपको तो ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पे आपकी फ़ीस कम से कम हो, ताकि आप उसको आसानी से मैनेज कर सको। इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बाद आप मेरे ख्याल में परेशान ज़रूर होगे कि सर इतनी सारे आपने डिफ़िकल्टीज़ हमें बताई कि एंट्री टेस्ट में जाने के लिए इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ेंगी, तो आप लोग को परेशान भी होगे और उदास भी होगे कि सर इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हम कैसे फेस करेंगे। एंट्री टेस्ट में ये सारी डिफ़िकल्टीज जब मैंने आपसे शेयर करी, अब मैं आपको एक आपसे कुछ सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। सिनेरियो किस तरीके के कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कि अगर आप एंट्री टेस्ट की अच्छे से खुद तैयारी करते हो और अच्छा स्कोर लेते हो तो आप किस तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, और लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस क्या थी, ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अब मैं आपसे 2 सिनेरियो डिस्कस करूँगा बेटा। सिनेरियो क्या क्या सिनेरियो, ज़रा सिनेरियो एक देखते हैं। सिनेरियो एक ही अगर मैं आपसे बात करूँ, एक स्टूडेंट मेरे पास है जिसकी इंटर में लेट सपोज परसेंटेज है उसकी 85%। इंटर में 85% लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। इंटर में जिसकी 85% आती है वो स्टूडेंट ही अलग होता है, मतलब वो क्लास में सबसे पहले आके बैठा हुआ होगा,
आपके एक टीचर नहीं आएगा, क्लास में पहले से मौजूद होगा, कभी छुट्टी नहीं करेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि 85% लेकर आना इंटर में कोई आसान काम नहीं होता। आपकी लेट्स सपोज इंटर में 85% है, आपने टेस्ट की तैयारी, आपने बोला कि यार मेरी इंटर में इतनी अच्छी तैयारी है कि मैं टेस्ट की तैयारी खुद से करूँगा, क्योंकि आपको अगर गाइडेंस ना दी जाए ना, मेरा जो आज मकसद है सेशन का, ये मकसद ही यही कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। आपके पास गाइडेंस होगी तो आप तैयारी कर सकते हो। तो सिनेरियो ए मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंटर में 85%, उसने डिसाइड किया कि मैं टेस्ट की तैयारी खुद करूँगा। टेस्ट की तैयारी जब उसने करी, अनफॉर्चुनेट उसके पास गाइडेंस नहीं थी, उसको गाइड नहीं किया गया। उसका जो टेस्ट स्कोर आया, मैं टेस्ट स्कोर आपसे शेयर करूँ, उसका टेस्ट स्कोर मेरे पास 60 है। मतलब इंटर में 85% लेकर आया, 85% के बाद उसका टेस्ट स्कोर है 60। अब जब उसका एग्रीगेट निकाला गया, क्योंकि इस बार जो एग्रीगेट बन रहा है 50% वो आपका इंटर का काउंट करेगा और 50% वो आपका टेस्ट का काउंट करेगा। अब जब आप एग्रीगेट निकालोगे, एग्रीगेट निकालने के लिए दोनों के नंबर्स को प्लस करो और 2 से आप डिवाइड कर दो। दोनों को प्लस करके अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो एग्रीगेट बन रहा है आपके पास 72.5। एक सिंपल एग्रीगेट मैंने आपको निकाल के दिखा दी, जो एग्रीगेट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है बेटा, यही सिनेरियो मैं आपसे सिनेरियो बी डिस्कस करूँ। इंटर में परसेंटेज है लेट्स सपोज 70% वाला और 85% वाला काफ़ी डिफरेंस होता है स्टूडेंट में। 70%, और अगर ये किसी तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कर ले, किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी करे, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मेरे पास आके तैयारी करो या हमारे कोचिंग में आके आप एडमिशन लीजिए, मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहा। और आप में से बहुत सारे लोग का हमारे पास एडमिशन हुआ है, हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप हमारे पास आके पढ़ो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप तैयारी करो, आप पढ़ो, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है। अब सिनेरियो बी मेरे पास था कि इंटर में परसेंटेज 70 है, डिसाइड किया इसने किसी इंस्टीट्यूट से खुद तैयारी करने, किसी इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेके तैयारी करने का। लेट्स सपोज उसने मेहनत करी और मेहनत करके उसका टेस्ट स्कोर आया 90। अब आप कंपेयर करना ज़रा, इंटर में परसेंटेज लेकर आया 70, टेस्ट स्कोर उसका नज़र आ रहा है आपके पास 90। जब इसका एग्रीगेट निकाला गया, तो एग्रीगेट जब आप निकालोगे तो एग्रीगेट निकलने के बाद हो जाएगा 80% एग्रीगेट। यानी सिनेरियो ए और सिनेरियो बी में आप डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आपके पास बेटा अभी भी मौका है, आप अपने आप को डिग्रेड नहीं करो, आपके पास एक चांस बाकी है। एनईडी में अगर आपको जाना है और एनईडी आप पहुंचना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, सिनेरियो ए सिनेरियो बी। आपकी परसेंटेज अगर आप समझते हो कि आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, आप पेपर अच्छे नहीं दे सके, आपके पास चांस है कि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर लेकर आओ। कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहो, टेस्ट में अच्छा स्कोर लेकर आओ, तो आप अपनी मर्जी से अच्छी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ये सिनेरियो जो मैंने आपसे डिस्कस की है, इसका मकसद था कि मैं आपको दिखा सकूं कि लास्ट ईयर एनईडी की जो क्लोजिंग परसेंटेज थी वो क्या थी। आप अगर लास्ट ईयर की एनईडी की क्लोजिंग परसेंटेज देखेंगे, सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रही है, ये लास्ट ईयर 2020 में जब एडमिशन हुए थे, कोविड की वजह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हुआ था, और ये टेस्ट की क्लोजिंग परसेंटेज नज़र आ रही है। सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी आपके पास जा रही है, वो अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है, जो एग्रीगेट क्लोज हो रहा है 83.91% पे। सेकंड नंबर पे एज यूजुअल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, जो सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है 80.19 एग्रीगेट पे, और थर्ड पे नजर आ रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों की तीनों फील्ड कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कराची के टॉप के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस को प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर मजीद आपको एग्रीगेट नजर आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब आप अगर अच्छी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको नजर आ रहा है, ये जिसको मैं एरो से हाईलाइट कर रहा हूँ, फिफ्थ नंबर के ऊपर जिसका एग्रीगेट आपके पास है 75%। तो अगर आप टेस्ट में अभी भी अच्छा स्कोर करना चाहो तो आपको फील्ड मिल सकती है। और लास्ट टाइम जो एग्रीगेट था वो बहुत रिड्यूस हुआ था। एग्रीगेट जो आपको लास्ट ईयर का नज़र आ रहा है वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 64% पे, यानी इंजीनियरिंग आपको 64% पे भी मिली है। तो अब आपके लिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। जिसको ये लगता है कि इंटर का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, तो टेस्ट में स्कोर करके आगे बढ़ा सकता है। और आपकी टेस्ट की डेट भी आगे बढ़ गई, मेडिकल की टेस्ट की डेट के लिए भी अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, और कुछ स्टूडेंट की डेट तो लास्ट की डेट्स आई हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जबकि एनईडी के स्टूडेंट के टेस्ट भी आगे पोस्टपोन्ड हो गया, और वो टेस्ट अब आपका कंडक्ट होगा 6 सितंबर को, तो आपके पास टाइम है। अच्छा, एनईडी की बेटा एडमिशन अगर आपको इशू हो रहा है कि फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाए, फॉर्म को कैसे फिल करें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात चाहिए, आप गूगल पे जाइए, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। जैसे गूगल पे आप गए, आपने लिखा एनईडी, स्पेस दीजिए, आपको एडमिशन लेना है। आपका जो एडमिशन होगा वो अंडर ग्रेजुएट में होगा, अंडर ग्रेजुएट लिखिए। आपने एनईडी लिखा, स्पेस दिया, अंडर ग्रेजुएट लिखा और एडमिशन लिख दीजिए। अब आपको किसी और दाऊद यूनिवर्सिटी का चाहिए, आपने दाऊद लिखा, स्पेस दी, अंडर ग्रेजुएट लिखा और एडमिशन लिख दिया, तो आपको वो लिंक ओपन हो जाएगा, तो आप खुद गाइडेंस ले सकते हो।
एनईडी ने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, किस तरीके से अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके से होगा, सारी बातें एनईडी ने अपनी वेबसाइट पे बताई हुई हैं। और आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आप उससे गाइडेंस हासिल कर सकते हो। तो आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो और आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बेटा ये क्लोजिंग परसेंटेज जो आपको एनईडी की नज़र आ रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपका अगर एग्रीगेट 75 बन गया तो आपको एडमिशन कंफर्म है। ये एग्रीगेट हर साल चेंज होता है और इस साल एग्रीगेट बढ़ने का चांस है। लास्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर नहीं हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहली दफ़ा हुआ था तो काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजल्ट ख़राब हुआ था और एग्रीगेट गिरा था। लेकिन इस साल एग्रीगेट बढ़ने का चांस है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका 75 एग्रीगेट बन जाएगा तो आपका एडमिशन लाजमी है। ये हर साल एग्रीगेट चेंज होता है और हो सकता है इस साल एग्रीगेट बढ़ जाए आपके पास। अच्छा, एनईडी के बाद बेटा अब जो यूनिवर्सिटी मैंने आपसे शेयर करी, जो मैं समझ रहा था आप लोगों से लाजमी तौर पे शेयर करूं, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये SMIU सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है। जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 50 के आसपास है, 50 55, जो समझते हैं कि उनके पेपर अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी का स्टूडेंट होता है, 80% भी है, 85% भी है, कुछ स्टूडेंट की परसेंटेज 50 55 भी होती है। तो जिन स्टूडेंट की 55% है उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल यूनिवर्सिटी SMIU है, जो मैंने आपसे शेयर करी, जिसकी लास्ट डेट बेटा अप्लाई करने के लिए 11 अगस्त है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 11 अगस्त तक ये एडमिशन एक्सेप्ट कर रहा है और कंप्यूटर साइंस की जो इसमें फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है, यहाँ पे अवेलेबल है। SMIU के बाद NED है, SMIU है, आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी की डेट चल रही है। अगस्त की डेट मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, आप इसकी वेबसाइट पर जाके देखिए लास्ट डेट क्या है। दाऊद के एडमिशन भी ओपन हुए हैं, वहाँ भी आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, उसका भी टेस्ट कंडक्ट होगा। दाऊद यूनिवर्सिटी भी प्रेफरेबल यूनिवर्सिटी है। अगर आपका NED में एडमिशन नहीं हो पाता और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो दाऊद यूनिवर्सिटी भी आपके लिए प्रेफरेबल यूनिवर्सिटी होगी। इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करने के बाद मैंने आपको गाइड भी किया कि बेटा अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन खुद से भी चाहिए हो तो आप गूगल पे जाके उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करो, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। एक सवाल जो स्टूडेंट का खास तौर पे आ रहा है वो कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब होगा, कहाँ पे एडमिशन कब आएंगे। बेटा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड होते हैं। आपका टेस्ट नवंबर या दिसंबर तक एक्सपेक्टेड होगा कि आपका टेस्ट होगा। तो अभी तो उस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो उससे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एक सेशन अरेंज करूँगा जिसमें मैं आपसे बात करूँगा कराची यूनिवर्सिटी की। अभी तो मैं आपसे कराची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। जहाँ तक सवाल है SMIU का, वहाँ पे भी आपको एंट्री टेस्ट देना होगा, आपका एडमिशन टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट के बाद ही वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। SMIU के बाद बेटा अगर मैं मेडिकल के टेस्ट की बात करूं, क्योंकि मेडिकल का टेस्ट का पैटर्न भी इस साल PMC का सिलेबस आप तमाम लोग को आइडिया होगा कि मेडिकल का टेस्ट का सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्योंकि मैं एक जनरल सेमिनार कर रहा हूँ तो थोड़ी सी बात मैंने इंजीनियरिंग की करी है, थोड़ी सी बात मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी कर लूँ कि उनको भी गाइड में कर दूँ। बेटा मेडिकल के टेस्ट का आपको आइडिया होगा कि बायोलॉजी के अब आपके पास 68 MCQs आ रहे हैं, केमिस्ट्री के MCQs 56 हैं, फिजिक्स के 56 हैं, इंग्लिश के 20 MCQs और इंटेलिजेंस के 10 MCQs आ रहे हैं। अब आपको जो फोकस करना है वो आपके पास पहले जो फोकस वाले सब्जेक्ट थे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री था, लेकिन इस साल अब आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो गई कि आपको फिजिक्स भी हैंडल करना है, केमिस्ट्री भी करना है और बायोलॉजी भी, ये तीन अब आपके लिए मेन सब्जेक्ट हो गए। अब इन तीन सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा यही मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऑप्शन होते हैं कि उन ऑप्शंस को अगर मैं आपसे बात करूं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और आपने प्री मेडिकल पढ़ा है, सबसे पहला ऑप्शन तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि आप MBBS कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, MBBS कीजिए। इसके बाद जो मज़ीद ऑप्शंस आपके पास मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, या तो आप डेंटल पढ़िए, BDS कीजिए, फार्मेसी की तरफ आप जा सकते हैं, फूड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ ऑफ बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंस, और थर्ड लास्ट नंबर में लिखा हुआ है DPT, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो ये कुछ ऑप्शन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं। मेडिकल के भी स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं प्रेफर करूँगा मेडिकल के स्टूडेंट्स को कि अगर उनको लगता है कि उनका मेडिकल में एडमिशन, मतलब मेडिकल उनको पढ़ना नहीं चाहिए या मेडिकल उनके लिए मुश्किल है, वो आगे मुश्किल पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी टफ़ आपकी पढ़ाई होगी, तो वो पढ़ाई को आसान करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, वो NED में भी आप अपने कैरियर को आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, तो अगर आप में से जो स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो ये समझते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो उनको मैं ज़रूर प्रेफर करूंगा कि वो NED का टेस्ट लाजमी दीजिए। NED के टेस्ट से आप एक सेफ साइड हो जाओगे और आपके पास एक ओपन चांस होगा कि आप चाहो तो इंजीनियरिंग की तरफ भी अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। बेशक आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। आप बगैर मैथ्स पढ़े भी, मतलब आपने मैथ्स नहीं पढ़ी भी, आप ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी भी आप एडमिशन ले सकते हो और आप बड़े आराम से पढ़ाई कर सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिनका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट रहा उनका, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे।
तो उन्होंने एनईटी का टेस्ट दिया हुआ था, तो उनको प्रेफरेबल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिली, तो उन्होंने उसको प्रेफर किया। अब ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैंने अब आपसे यूनिवर्सिटीज़ की बात करी, सारी बात हो गई, थोड़ा बहुत गाइड कर दिया, आपको समझाया। अब जो बेटा आपको डिफ़िकल्टीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आपसे करने जा रहा हूँ। बारी बारी करके मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहली जो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये अब आपकी टाइम मैनेजमेंट की है। बेटा आप तमाम लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना है। आपके पास बहुत लिमिटेड डेज़ हैं, आपके पास पूरा साल नहीं है तैयारी करने के लिए। इंटर में पूरा साल होता है, आप नहीं पढ़ते, आप सिर्फ क्लासेस ले रहे होते हो और इन द एंड आप थोड़ा बहुत आके पढ़ते हो और आप पास हो जाते हो। यहाँ आपको टाइम मैनेज करना है, आपको डिसाइड करना है। बेटा अपना कोई शेड्यूल बनाओ, अपने डेज डिसाइड करो कि मेरे पास इतने दिन है, मैं हर एक दिन इस चैप्टर को पढ़ूंगा। जैसे मैं अब आपसे अगर रफली बात करूँ, फिजिक्स में आपके पूरे फर्स्ट सेकंड ईयर में 20 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट आपके पास 19 चैप्टर है और मैथ्स में 22 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में भी तकरीबन 20-25 चैप्टर्स हैं। तो आप डिसाइड करो कि मेरे पास अगर 30 डेज मौजूद हैं, एनईडी का टेस्ट 6 सितंबर को है और आपके पास एनईडी के टेस्ट से पहले पहले अच्छा खासा 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आप उसको डिसाइड करो कि मुझे हर दिन हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ना है और उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटा अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, आप डिसाइड करो कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखने पड़ेगी और ख़ुद अपने आप को समझाना है, इस बात को बिठा के कि अपने आप को समझाओ कि भाई अगर टाइम मैनेज नहीं करी, टाइम मैनेज अगर आपने नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आप आगे फिर कैसे एडमिशन लोगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि सुबह आप अपनी आदत बनाओ कि आपको अगर सुबह 6 बजे उठना है या सुबह 7 बजे उठना है। वैसे तो आप में से कोई भी नहीं उठेगा, मैं तो लेकिन आपको समझा सकता हूँ ना, आप तो अपनी मर्ज़ी का ही चलाओगे, रात में देर से सोओगे और सुबह देर से उठोगे, तो आप तो अपना फ्यूचर खुद ख़राब करोगे, आप तो समझोगे ही नहीं बात को। तो ये बात आपको अब मैं समझा रहा हूँ बेटा, आप अपने आप को सीरियस करो और अपने आप को समझाओ कि सुबह जल्दी उठोगे, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करोगे। 4 घंटे आप सपोज़ करो फिज़िक्स पढ़ रहे हो, फिर आपने थोड़ा सा गैप लिया, सुबह आपने अगर 8 बजे भी पढ़ना शुरू किया, 8 से 12 आपने फिज़िक्स पढ़ा, फिर 12 से आपने ऑनवर्ड गैप लिया 2 बजे तक, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर आपने 2 बजे से लेकर 6 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ा, फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, 6 से 8 तक रेस्ट किया, असर मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी चाय वगैरह अपनी फैमिली के साथ बैठे, फिर 8 से 12 बजे तक आपने दोबारा पढ़ा बायोलॉजी या आपने मैथ्स पढ़ी। तो आपको कम से कम भी 4 घंटे बेटा हर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। आप इतना टाइम दोगे, देखो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हो, नर्सरी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, सेकेंड ईयर तक पहुंच गए और आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो फ़ायदा क्या है इतना पढ़ने का। क्यों पढ़ा, फिर नहीं पढ़ते। अगर डिप्लोमा ही करना था या पढ़ाई को स्टॉप करना तो पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो अब जितना आपके पास टाइम है ना, इस टाइम को अगर आपने मैनेज कर लिया, इस टाइम को अगर आप खेल गए, तो समझो आप चैम्पियन हो जाओगे। आपको चैम्पियन बनना है। चैम्पियन बनने के लिए अब मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बैठा के खुद नहीं पढ़ा सकता कि बेटा मैं आपको गन पॉइंट पे आपको आपके सामने गन रख दूँ, बेटा उठो पढ़ो, पढ़ने बैठो, इस टाइम तक पढ़ो, ये नहीं किया जा सकता। तो अब आप खुद समझदार हो, खुद अपनी बात को समझो और देखो किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी आप पढ़ोगे। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट के बाद मज़ीद जो बातें कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे, टाइम मैनेजमेंट के बाद आपके पास जो सेकेंड चीज़ है बेटा, वो प्रैक्टिस है। ये आप देख रहे हो ना, प्रैक्टिस करते हुए आपका ब्रेन को मैंने दिखाया है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी चीज़ पढ़ते जा रहे हो, आपने पढ़ाई पे भरपूर टाइम दिया, आप पढ़ रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा ना एंटी टेस्ट आपको देना है, एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे, सिर्फ एमसीक्यूज मार्क करने हैं। एमसीक्यू ए का 1 का ऑप्शन ए होगा, 2 का ऑप्शन बी होगा, 3 का ऑप्शन सी होगा। एमसीक्यू सिर्फ मार्क ही तो करने हैं, लेकिन बेटा उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो प्रैक्टिस करो। अब मैं अगर आपसे फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स के एमसीक्यूज की मैंने आप लोगों को बुक बना के दी, बुक आपके पास है एमसीक्यूज़ की उसमें ऑनलाइन टेस्ट मौजूद है। आप ऑनलाइन टेस्ट करो, ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करो, जहाँ से एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं, कोचिंग के आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी एमसीक्यूज़ सॉल्व करो, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को कामयाब कर सकते हो। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस गए, देखो मैथ्स के पेपर में बहुत सारे जो आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनसे मैं अगर मैं पूछूँ मैथ्स के पेपर में, हो सकता है कि आपको मैथ्स के पेपर में डिफ़िकल्टी हुई हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर देने के लिए गए, पेपर देने के लिए गए, प्रैक्टिस नहीं करते पेपर की। पेपर देने तो चले गए, पेपर की प्रैक्टिस नहीं करी। जब तक मैथ्स को आप सॉल्व नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आप मैथ सॉल्व करने बैठोगे ना, आप भूल जाओगे कि मैंने क्या किया था, मुझे कौन सा स्टेप करना है। तो एमसीक्यूज़ जब करोगे आप,
तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए। यानी पहली चीज़ जिसको आपको मैनेज करना है वो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट है कि अपने आप को डिसाइड करो 1 मंथ में आप अपनी कैसी तैयारी करोगे। सेकंड जो इशू मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए जब आप हमारे पास पढ़ रहे हो, कि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं आपको डिफरेंट तरीके से MCQs, क्योंकि मैं तो काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए एप्टीट्यूड को डील करते हुए, तो मेरे पास तो बहुत सारे MCQs है जो मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको बताता रहूँगा। ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है। तो प्रैक्टिस के बाद अब अगली जो चीज़ आपके पास है बेटा, जो आपको हैंडल करनी है, वो आपको रिवीजन है। देखो, आप अपनी पढ़ाई करोगे, आप सेकेंड ईयर आपने पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू करी, मैंने ये बात तो आपको समझा दी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। आप ये बात भी समझ गए टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हो, आप रोज़ पढ़े जा रहे हो, आप 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो, आप मुसलसल पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बेटा साथ साथ अपना रिवीजन भी करना है। अगर आपने ये रिवीजन नहीं किया तो आप जब टेस्ट तक पहुँचोगे, आपने पढ़ तो सारा लिया, आप पुरानी बातें भूलते जा रहे हो। फ़ायदा क्या है इस बात का? फिर ऐसे पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो बेटा अब आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन लाजमी करना है। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ MCQs की प्रैक्टिस करनी है। MCQs की प्रैक्टिस के साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, वो आपके लिए रिवीजन है, कि आपको रिवीजन करना है। अब आप रिवीजन करते रहोगे, जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते रहोगे, आपने सेकेंड ईयर अभी रिसेंटली पढ़ा है तो सेकेंड ईयर का आप रिवीजन करते रहो, फर्स्ट ईयर के नए चैप्टर आप पढ़ते रहो और उनकी रिवीजन को आगे बढ़ाते रहो। बेटा इन 3 बातों के बाद रिवीजन तक आप पहुंच गए, रिवीजन के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है बेटा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मैं चाहे आपसे NED के टेस्ट की बात करूं या मैं आपसे मेडिकल के टेस्ट की बात करूं, दोनों के टेस्ट जो हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। अब हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो जाए, तो कुछ भी नहीं कहा सकता, लेकिन NED और मेडिकल के जो 2 मेन टेस्ट हैं, इनके जो टेस्ट है बेटा, ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। अब आपके MCQs जो आएंगे बेटा, वो कंप्यूटर पे आएंगे, पेपर पे MCQs लिखे हुए नहीं आएंगे, कंप्यूटर पे MCQs आएंगे। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए बेटा हमारे कोचिंग की तरफ से प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। इस सॉफ्टवेयर का आपको आइडिया होगा कि आपका सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, ये हमारे मतलब आप लिखोगे aptitudetestpreparation.com, ये सॉफ्टवेयर हमारा है। आपने अपने कोचिंग का नाम भी साथ में लिखा, आपने वो वेबसाइट हमारा सॉफ्टवेयर ओपन किया, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर MCQs अपलोड हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तमाम के तमाम MCQs वहाँ पे मौजूद हैं। उन MCQs के बारे में बेटा जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इन तमाम के तमाम MCQs के तमाम चैप्टर्स के MCQs अपलोड हुए हैं और हर चैप्टर में बेटा लेवल बने हुए हैं। जैसे चैप्टर 11 में फिजिक्स की बात करूँ, उसमें 4 लेवल बने हुए हैं। लेवल 1 सबसे आसान MCQs होंगे, लेवल 2 उससे मुश्किल होंगे, लेवल 3 उससे भी ज़्यादा मुश्किल, लेवल 1 सबसे ज़्यादा मुश्किल। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये नहीं कि हमारे कोचिंग ने बहुत बड़ा तीर मारा है और हम आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ये मकसद ही नहीं है। आपको बताने का मकसद बेटा ये कि आपको उससे प्रैक्टिस करनी है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। आज से मैंने 4 साल पहले ये सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि आज जो आने वाले टेस्ट होंगे कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन अब जो टेस्ट हुआ, जो आपके पास NED का टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सेकंड बात जो मैं आपको बताऊं बेटा, मेडिकल के टेस्ट में आपको पता होगा, इस बात का आइडिया होगा कि मेडिकल का टेस्ट जो है बेटा, वो क्योंकि वो जो सेंटर्स वगैरह हैं वो बैंक्वेट्स के अंदर आए, ये बात का आपको आइडिया होगा। बैंक्वेट्स के अंदर कंप्यूटर सेटअप नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे आपको टैबलेट्स अलाउ किए जाएंगे, टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मोबाइल होता है, टैबलेट्स होते हैं, उन टैबलेट्स पे आपके वो टेस्ट आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको प्रेफर करूँगा कि वो लैपटॉप पे भी प्रैक्टिस करें, साथ साथ वो मोबाइल पे प्रैक्टिस करें। मोबाइल आपके पास, सपोज करें ये मोबाइल आपके पास है, मोबाइल को आपने इस तरीके से लैंडस्केप किया, लैंडस्केप करने के बाद फिर आप इस पर MCQs को पढ़ते जा रहे हैं, MCQs को सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपको तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो ये तो आइडिया हो गया कि मेडिकल का टेस्ट आएगा, टैबलेट पे होने का चांस है, और NED का टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो सेकेंड ईयर के MCQs आपने सॉल्व किए ना, वो पेपर बेस्ड थे। और NTS के टेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, जो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो पेपर बेस्ड टेस्ट ही होगा। लेकिन क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, वो टेस्ट आपका होगा नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तो कोई प्रोडिक्शन अभी नहीं कर सकता कि आपका टेस्ट कैसे होगा, हो सकता है वो टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड हो जाए। लेकिन जो आपका मेन टेस्ट होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है NED और मेडिकल का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर टैबलेट के ऊपर उसके MCQs आएंगे, टैबलेट पर आप MCQs को सॉल्व करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद बेटा जो अगली चीज़ आपसे मैं डिस्कस करूँ,
वो अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की, कि एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, आपने जो अपना कीमती टाइम निकाला, मेरी बात सुन रहे हो, मैं मुसलसल बोले जा रहा हूँ, मेरी बात सुने जा रहे हो, कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मैं आपसे एक शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, आपने बचपन से अब तक पढ़ा, आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ा, एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी करी, आपने टॉप कर लिया, लेकिन आपके अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको यूनिवर्सिटी वाले किसी कीमत पे एडमिशन नहीं लेंगे, किसी कीमत पे एडमिशन नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो खास डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको नजर आएगी जो एनईडी की वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। अब जो इसमें खास डॉक्यूमेंट्स है बेटा, वो मैं आपसे शेयर कर दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका डोमिसाइल है। डोमिसाइल आपके पास लाजमी बना हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल कहाँ से बनता है? डोमिसाइल बनाने के लिए बेटा डीसी ऑफिस, आप सुना होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा, डीसी ऑफिस से बनता है। डीसी ऑफिस आप जाइए, वहाँ से आपका डोमिसाइल बन सकता है। आपके पेरेंट्स को पता होगा आप डोमिसाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो तो आपको डीसी ऑफिस में पता चलेगा कि आपको बिल वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका डोमिसाइल है। डोमिसाइल आपके पास बना हुआ होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे लिखे हुए एनईडी की वेबसाइट पे। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मांगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम मांगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डोमिसाइल होता है, जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक करना कि किस यूनिवर्सिटी में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बाद बेटा लास्ट में जो मैं आपसे बात करूंगा वो क्यूरीज़ की है। आपके जो भी सवालात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी, तो आप तमाम लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझसे क्यूरीज़ पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्यूरी आपकी होगी। अच्छा, कॉमन सवाल जो आपके जहन में आ रहा है क्यूरीज़ के अंदर कि मेडिकल का एग्रीगेट क्या होगा, मेडिकल पे कितनी परसेंटेज में एडमिशन मिलेगा। बेटा मेडिकल का एग्रीगेट जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर मेडिकल एमबीबीएस में जो एडमिशन हुआ था वो 79 एग्रीगेट से अबव पे हुआ था, और बीडीएस के लिए भी कम से कम आपको 75% एग्रीगेट चाहिए होगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। मतलब ये कि पॉइंट्स के ऊपर किसी का अगर 85.1 है और किसी का 85.2 है, तो इस पॉइंट्स के ऊपर भी जंग होगी और आपको उस बेस पे एडमिशन दिया जाएगा। तो ये कॉमन क्यूरी है जो आप लोग पूछ रहे थे। एनईडी के लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनईडी की लास्ट डेट जो आ रही है वो 23 अगर आ रही है, 23 अगस्त आ रही है फॉर्म फिल करने की, 21 अगस्त आई थिंक, हाँ, और हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए। अच्छा, और कॉमन जो क्यूरीज आई हुई हैं, मेरे पास सवालात आए हुए कि पीएमसी के टेस्ट के अलावा हमें बाकी यूनिट्स का टेस्ट देने के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ बेटा, मेडिकल के क्योंकि आपने फार्मेसी पढ़नी है या डीपीटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी में जाना है, तो उसके टेस्ट अलग से होंगे। तो आप वेबसाइट्स को बेटा प्रॉपर्ली विजिट करते रहो। एजुकेशन इन कराची का पेज है फेसबुक पे, वहाँ से आप गाइडेंस देते रहो। हमारे कोचिंग के पेज को विजिट करते रहो, हम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। फिर मजीद जो क्यूरीज मेरे पास आई हुई है, एनईडी में क्या परसेंटेज मांग रहे हैं। बेटा एनईडी का एग्रीगेट हर साल चेंज होता है। एग्रीगेट डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बच्चे अच्छा टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा एग्रीगेट बनता है। होता क्या है कि 100 बच्चे, लेट्स सपोज 100 बच्चे एडमिशन लेने के लिए गए, पहला अगर वो शुरू के 100 बच्चे उनका एग्रीगेट इस साल अच्छा बना हुआ है, उनकी परसेंटेज इंटर में अच्छी आती है, टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, तो एग्रीगेट खुद ब खुद हाई हो जाएगा, एग्रीगेट 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो ये लक होती है कि आप ऑन द स्पॉट जाके सेलेक्ट करते हो कि कितनी फील्ड्स बची हुई हैं। देखो आपका नंबर सपोज करो मेरिट लिस्ट बनी, आपका नंबर आया 500, आपका नंबर है 500 मेरिट नंबर। अब शुरू के 499 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, आपका 500वां नंबर था, आप वहाँ पे गए ऑडिटोरियम के अंदर। उस वक्त जब गए तो वहाँ पे मैकेनिकल बंद हो गई, इलेक्ट्रिकल बंद हो गई, सॉफ्टवेयर बंद हो गई। लेट्स सपोज आपने पॉलीमर इंजीनियरिंग ली। अब ये अलग बात है कि अब वहाँ पे कौन सी फील्ड अवेलेबल होती थी, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी फील्ड मिलेगी। सेकंड ये बेटा पीएमसी के टेस्ट में आपने खुद अपनी डेट सेलेक्ट करनी थी। यहाँ आप डेट सेलेक्ट करने का एनईडी में ऑप्शन नहीं होगा, एनईडी वाले खुद आपको बताएंगे कि आपका इस दिन इस शिफ्ट में टेस्ट है और आप आके वहाँ पे टेस्ट देंगे। एनईडी के टेस्ट में बेटा कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ है एनईडी के टेस्ट में। एनईडी के टेस्ट के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मेडिकल के टेस्ट में तो होगा ही नहीं कैलकुलेटर अलाउ, बाकी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अच्छा, एनईडी के टेस्ट में भी 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं बेटा। ऐसा एनईडी की वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया कि 2 अटैम्प्ट होंगे। एनईडी की अभी तक सिर्फ एक ही अटैम्प्ट है। ये बात सुनने में ज़रूर आई थी कि एक से ज़्यादा अटैम्प्ट होंगी, लेकिन मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास अभी कंफर्म ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज कम आने का चांस है, जिनकी परसेंटेज कम आएंगी, अगर लेट सपोज कि गर्ल्स होती हैं अक्सर कि उनको कोई अच्छी फील्ड ना भी मिल रही हो,
और उनकी परसेंटेज आने का कम चांस है। तो एनईडी में इंजीनियरिंग के साथ साथ बीएस की फील्ड्स भी अवेलेबल है कि बीएस इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, बीएस इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक है। तो ऐसी फील्ड्स है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से उन फील्ड्स में पढ़ सकते हो कि आपकी परसेंटेज अगर 60% भी है, 65% भी है, तो आपको वो फील्ड मिल जाएगी बड़े आराम से। नो डाउट फ्यूचर में इसका इतना स्कोप नहीं होता, लेकिन आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हो। तो मैं गर्ल्स को तो लाजमी प्रेफर करूँगा कि एनईडी का टेस्ट आप लाजमी दीजिए। अच्छा, एक लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो पीएमसी के सिलेबस के हवाले से कि बेटा एनईडी का टेस्ट का तो बड़ा आसान सा सिलेबस है, पूरा ही सिलेबस आएगा। पीएमसी का सिलेबस बेटा चैप्टर रिड्यूस हुए मैं जो अब आपको एप्टीट्यूड की तैयारी करवाऊंगा मेडिकल के स्टूडेंट को पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कराऊंगा कि बुक रीडिंग में आपको करवाऊंगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना मेडिकल के स्टूडेंट्स फेडरल की बुक को परचेज कर दीजिए। अगर आप फेडरल की बुक है, मैं सॉफ्ट कॉपी भी आपसे शेयर करूंगा, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाएगी। तो उस बुक से रीडिंग कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि आपको बुक रीडिंग तो लाजमी करनी है। तो मैं आप पीएमसी के सिलेबस नेक्स्ट सेक्शन, अभी मैंने आप सिर्फ एक जनरल बात करी, आपको समझाया, आपको मोटिवेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल भी आ रहा है कि अगर रिपीट करना पड़े तो फिर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के हो सकते हैं पेपर ख़राब गए हों। तो मैं पहले प्रेफर करूंगा आप अभी रिपीट करने की तरफ नहीं जाओ। आपके पास जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है उन यूनिवर्सिटी में पहले आप अप्लाई करके देखो। जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी है, वो कम परसेंटेज पे आपको एडमिशन देगा। दाऊद यूनिवर्सिटी के साथ साथ दाऊद यूनिवर्सिटी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो SMIU की मैंने बात करी, वहाँ पर भी आपको कम फील्ड चाहिए, कम परसेंटेज चाहिए, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। पहले आप वहाँ पे एडमिशन लेके ट्राई करो। फिर जो रिपीटर्स का ताल्लुक है बेटा, दोबारा एग्जाम्स होते हैं दिसंबर के अंदर। लास्ट ईयर कोविड से पहले था वो दिसंबर में एग्जाम्स होते थे, जिसको इंप्रूवमेंट कहा जाता है। इंप्रूवमेंट का तरीकेकार ये होता है, अगर आप इंप्रूवमेंट फिजिक्स का दे रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी देना होगा, सेकंड ईयर फिजिक्स भी देना होगा। अगर आप मैथ्स में इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो फर्स्ट ईयर मैथ्स भी देना होगा, सेकंड ईयर मैथ्स भी देना होगा। और अगर आप इंप्रूवमेंट पूरा देना चाह रहे हो तो या तो पूरा सेकंड ईयर का इंप्रूवमेंट दो या पूरा फर्स्ट ईयर का इंप्रूवमेंट दो। तो ये इंप्रूवमेंट के हवाले से सवाल था। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो रह गया, जो मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ, वो एनईडी का या यूबीआईटी का सेल्फ फाइनेंस है कि जिन स्टूडेंट्स के पास बेटा जिन स्टूडेंट्स के पास जो है ऑप्शन है कि उनकी परसेंटेज अगर कम होती है और परसेंटेज अगर कम है और वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट पे करके, क्योंकि एनईडी में एक सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन होता है कि वहाँ पे आप 8 लाख रुपीज़ पे कीजिए, 8 लाख या 750 लाख, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि 8 लाख है या 8,50,000 है, वो एनडी की वेबसाइट पे मेंशन होगा। वो अमाउंट पे करके आपकी कम परसेंटेज में भी अच्छी फील्ड में एडमिशन हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास वैलिड है, अगर आपके पास इतना अमाउंट है और आप दे सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूबीआईटी के लिए भी सेल्फ फाइनेंस होता है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ये जो मैंने आपसे बात करी ना आज, मैंने इतनी सारी मतलब मैं इस वीडियो में कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूँ और आपसे बात करता जा रहा हूँ, तो इससे ये बताने का मकसद था आपको गाइड करना, आपको मोटिवेट करना। मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड्स के बारे में बात नहीं करी, इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड होती हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, कौन सी फील्ड में आप क्या पढ़ोगे, मैंने इसके बारे में भी आपसे बात नहीं करी। मेडिकल का भी मुझे बेसिक आइडिया, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मेडिकल का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैंने आपसे शेयर नहीं करी। तो इसके लिए भी मैं अलग से कोई ना कोई सेशन ज़रूर रखूँगा कि जिसमें मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आपको कौन सी फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी है कि आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटीज़ देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कीजिए, देखिए किसकी क्या लास्ट डेट आ रही है। सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखते रहिएगा, उन यूनिवर्सिटीज़ के टच में रहिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आने वाला है। मैं भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।